नमस्कार। हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं कि जो कंडीशन होती है किसी भी पतली फिल्मों में जो व्यतिकरण होता है उसके कारण हम कहते हैं कि दो प्रकार से व्यतिकरण होता है, एक परावर्तित किरणों के कारण और दूसरा पारगत किरणों के कारण। अभी हम परावर्तित किरणों के कारण जो अब विवर्तन होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और परंतु यहाँ पे हमने ये कैलकुलेट किया था कि जो पथांतर का मान है जो कि इक्वेशन 5 से हम शो कर रहे हैं वो होता है 2 म्यू टी कॉस ऑफ आर। परंतु हम जानते हैं कि सघन माध्यम में परावर्तन के समय एक अतिरिक्त λ/2 का पथांतर उत्पन्न हो जाता है। तो जो हमारे पास रे लाइट्स हैं AR1 और CR2 इनके बीच में एक अतिरिक्त पथांतर λ/2 उत्पन्न हो जाएगा। इसलिए इक्वेशन 5 को हम लिख सकते हैं कि जो पथांतर है इसका मान हो जाएगा 2 म्यू टी कॉस ऑफ आर माइनस λ/2, जो कि समीकरण 6 से दिखाया गया है। अब हमें पता है कि संपोषी व्यतिकरण अगर चाहिए, अगर उच्चिष्ट होना चाहिए, उस जगह उच्चिष्ट है तो हम कहेंगे कि ये जो पथांतर है वो इवन इंटीजर ऑफ λ/2 के बराबर होना चाहिए, यानी कि λ/2 का समगुणक होना चाहिए। तो 2 म्यू टी कॉस ऑफ आर इज इक्वल माइनस λ/2 इज इक्वल टू 2n इंटू λ/2। और इसको जब सॉल्व करेंगे तो 2 म्यू टी कॉस ऑफ आर इज इक्वल टू और 2n प्लस 1 λ/2। अब हम ऐसे ही विनाशी व्यतिकरण के लिए कंडीशन निकालेंगे। विनाशी व्यतिकरण के लिए हमें पता है कि जो पथांतर है वो हमेशा λ/2 का विषम गुणक होना चाहिए। विषम गुणक का मतलब है कि ये या तो 2n प्लस या 2n माइनस 1 ऑफ λ/2 के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पे हम इसके पथांतर के मान से बराबर करेंगे इसको इक्वेशन 6 से। तो 2 म्यू टी कॉस ऑफ आर माइनस λ/2 की जो वैल्यू है वो 2n माइनस 1 इंटू λ/2 के बराबर हो जाएगी। और इस इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन आएगी 2 म्यू टी कॉस ऑफ आर इज इक्वल टू 2n इंटू λ/2, जिसको कि इक्वेशन 8 से दिखाया गया है। विनाशी व्यतिकरण का मतलब है कि ये वो कंडीशन होगी जबकि हमें निम्नलिखित प्राप्त होगा। इसी तरह हम दो जो पारगत किरणें हैं डायग्राम में लास्ट वीडियो में हम समझा चुके हैं, जिनका कि हमने नाम दिया था BT1 और DT2। इनके बीच में जो पथांतर होता है वो लैम्डा इज इक्वल टू 2 म्यू टी कॉस ऑफ आर होता है। ये निकाल चुके हैं हम। यहाँ पे λ/2 का अतिरिक्त पथांतर इसलिए उत्पन्न नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे जो किरण है BT1 और DT2 दोनों समान माध्यम के परिवर्तन के बाद आपस में व्यतिकरण कर रही हैं, इसलिए पथांतर का मान 2 म्यू टी कॉस ऑफ आर के बराबर होगा। अब हम मैक्सिमा और मिनिमा की कंडीशंस निकालेंगे। यहाँ फॉर मैक्सिमा हमें पता है पथांतर का मान 2n इंटू λ/2 के बराबर होता है। तो हमारे पास जो कंडीशन आ जाएगी 2 म्यू टी कॉस ऑफ आर इज इक्वल टू 2n इंटू λ/2, ये जो कि हमने समीकरण 9 से बताई है। इसी तरह जो मैक्सिमा है इसके लिए कंडीशन हमारे पास निकालेंगे तो आएगी कि जो लैम्डा है जो पथांतर है ये होता है 2n माइनस 1 इंटू λ/2 के बराबर। तो जब इक्वेशन के हिसाब से हम कंडीशन कैलकुलेट करेंगे तो वो आ जाएगी 2 ऑफ म्यू टी कॉस ऑफ आर इज इक्वल टू 2n माइनस 1 λ/2, जो कि समीकरण 10 से दिखाया गया है। अब हमारे पास यहाँ 4 समीकरण आ गए हैं। समीकरण 7, 8, 9 और 10 इनसे हम देखते हैं कि जहाँ परावर्तित प्रकाश की प्रदीप्त फ्रिंज बनती है वहाँ पारगत प्रकाश की अदीप्त फ्रिंज बनती है, और जहाँ परावर्तित प्रकाश की अदीप्त फ्रिंज बनती है वहाँ पारगत प्रकाश की प्रदीप्त फ्रिंज बनती है। तो हम ये देखते हैं कि जहाँ पे जो रिफ्लेक्टेड लाइट है उसके कारण मैक्सिमा बन रहा है, तो जो रिफ्रैक्टेड जो ट्रांसमिटेड लाइट है उसकी वजह से वहाँ मिनिमा बन रहा है। तो ये जो हम ये कंडीशन देख रहे हैं इससे हम ये कह सकते हैं कि पतली फिल्मों से जो भी हमारे पास व्यतिकरण प्रतिरूप प्राप्त होता है तो दो तरह के प्रतिरूप, जो कि एक परावर्तित प्रकाश के कारण और दूसरा पारगत प्रकाश के कारण मिलता है, वो एक दूसरे के संपूरक होते हैं। जहाँ एक के कारण मैक्सिमा बनता है दूसरे प्रकाश के कारण वहाँ मिनिमा बनता है, और जहाँ दूसरे के कारण मिनिमा होता है फर्स्ट के कारण हमेशा वहाँ पे मैक्सिमा मिलता है। ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत से भी हम यही अपेक्षा रखते हैं कि क्योंकि टोटल सोर्स जो था हमारा S सोर्स एक ही था और इस एक सोर्स की वजह से इंटेंसिटी जो थी हमारे पास, टोटल इंटेंसिटी की वैल्यू या टोटल एनर्जी की वैल्यू वही थी, तो वही इन एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा यहाँ पे। लेकिन जो टोटल वैल्यू है एनर्जी की वो हमेशा संरक्षित रहेगी। इसका मतलब व्यतिकरण एक ऐसी घटना है जिसमें ऊर्जा का संरक्षण पूर्ण रूप से होता है। अब हम देखते हैं कि जो हमें फ्रिंजें मिलती है वो कितने प्रकार की होती है। फ्रिंजों के प्रकार में मुख्यतः दो तरह की फ्रिंजें प्राप्त होती है। पहली फ्रिंजें कहलाती है समान मोटाई की फ्रिंजें और दूसरी कहलाती है आपकी समान आनति या फ्रिंजेस ऑफ इक्वल इंक्लिनेशन। हम पहले टाइप के फ्रिंजेस लेते हैं जो कि समान मोटाई की फ्रिंजें हैं। इसमें जिनको हम कहते हैं फ्रिंजेस ऑफ इक्वल थिकनेस।
यदि फिल्म की मोटाई एक से दूसरे स्थान पर लगातार बदलती हुई हो तथा फ्रिंजेस समान आनति पर या समान कोण पर देखी जा रही हो तो जो हमारा पथांतर है वो केवल टी पर निर्भर करता है, क्योंकि हमारे को पता है कि जो पथांतर का मान क्या होता है 2 म्यू टी कॉस ऑफ आर। तो अगर हम परपेंडिकुलरली देख रहे हैं तो आर ज़ीरो हो जाएगा तो कॉस ज़ीरो की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो मेनली जो डिपेंडेंस होगी हमारी फ्रिंज की वो टी और आर पे होगी। तो यहाँ केवल पथांतर टी पर निर्भर कर रहा है एवं प्रत्येक फ्रिंज समान मोटाई के बिंदुओं का बिंदुपथ होती है, इसलिए इन्हें फ्रिंजेस ऑफ इक्वल थिकनेस कहते हैं। और इस तरह की जो फ्रिंजें मिलती है हमें न्यूटन वाले प्रयोग में मिलती हैं, और ये फ्रिंजें क्योंकि फिल्म के तल में ही बनती है इसलिए इसे हम सूक्ष्मदर्शी या माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। दूसरी टाइप की जो फ्रिंजेस हैं वो कहलाती हैं समान आनति की फ्रिंजें या फ्रिंजेस ऑफ इक्वल इंक्लिनेशन। जैसा कि अभी मैंने पहले बताया था आपको कि जो पथांतर है मेनली किस पे ये टी और आर पे निर्भर करता है। तो अगर हम ये देखते हैं कि अगर टी की वैल्यू समान रहती है तो हमें फ्रिंजेस ऑफ इक्वल थिकनेस मिलती है। अब फ्रिंजेस ऑफ इक्वल इंक्लिनेशन के लिए हम कहते हैं कि यदि फिल्म की मोटाई समरूप हो तो पथांतर जो है वो कोण आर पर निर्भर करता है, अतः प्रत्येक फ्रिंज समान आनति या कोण वाले बिंदुओं का बिंदुपथ होती है। इन्हें समान आनति की फ्रिंजेस ऑफ इक्वल इंक्लिनेशन या हेडिंजर फ्रिंजें भी कहते हैं। ये फ्रिंजें अनंत पर बनती है, अतः दूरदर्शी की सहायता से देखी जा सकती है। और इस तरह की जो फ्रिंजें बनती है जो कि हम प्रैक्टिकली देखते हैं, ये आगे हम पढ़ेंगे। जो दो इंस्ट्रूमेंट जिनके बारे में उनमें है माइकलसन्स इंटरफेरोमीटर और फेब्री-पेरोट इंटरफेरोमीटर। इसके बाद हम नेक्स्ट जो अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे वो करेंगे न्यूटन रिंग वाले एक्सपेरिमेंट, न्यूटन्स रिंग्स एक्सपेरिमेंट। उसमें फ्रिंजेस कैसे बनती है, थिन फिल्म इंटरफेरेंस किस तरह होता है, क्या क्या कंडीशंस होती है, वो हम अगले आर्टिकल में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।